औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमीन। केमिस्ट्री 10th क्लास और ये लेक्चर 11 है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अब ये पेट्रोलियम के बारे में, कोल और गैस के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये मिलियंस में क्यों हैं जी, इतने क्यों ज्यादा, जबकि ये एलिमेंट जो हैं ये चांदी के एलिमेंट, और इतनी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं और किसकी वजह से बना रहे हैं, उस वजूहात में हम सबसे पहले हम देखते हैं जो मेन रीज़न है, मेन रीज़न कैटिनेशन है। और कैटिनेशन जो है वो कार्बन एटम में होती है, और कार्बन एटम जो है ये कोवलेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बनाता है with its own carbon atoms with its own, यानी अपने ही कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो बनता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जिसकी वजह से ये इसकी वजह से कैटिनेशन होती है और कार्बन एटम्स फॉर्म द लॉन्ग चेन, और फिर ये लॉन्ग चेन कंपाउंड भी बनाते हैं, रिंग कंपाउंड भी बनाते हैं। तो इस तरह ये लातादाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और जिनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है और 10 मिलियन से भी ज्यादा है, और हर साल जो है वो हजारों कंपाउंड जो है वो नए तैयार होते हैं। आइए, दूसरी रीजन इसकी आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और इस आइसोमर जो कंपाउंड होते हैं दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए जी, मीथेन है, उसमें तो एक ही जो है कंपाउंड बनता है, ईथेन में भी एक ही बनता है, लेकिन जब हम प्रोपेन पे जाते हैं तो 2, और जब ब्यूटेन पे जाते हैं तो 4 आइसोमर्स बनते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा कैसे है आइसोमरिज्म। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, तो ये इंतहाई कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और दूसरे एटम के साथ भी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आइए देखते हैं, कार्बन एटम बीइंग ए स्मॉल साइज, और इसका साइज स्मॉल है, और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये टेट्रा कोवलेंट है, और टेट्रा कोवलेंट होने की वजह से ये अपने ही एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजेंस के साथ भी ये बॉन्ड जो हैं कार्बन के साथ बनते हैं। और दिस enables it to form a large number of compounds, और ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फिर ज़ाहिर है कि हाइड्रोजन की वजह से, फिर ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, हाइलोजेंस की वजह से ये बनते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। मल्टीपल बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपना काम करते हैं जी। ये क्योंकि कार्बन टेट्रा को वैलेंट है, ये आखिरी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड जो है ये बना सकता है। तो बाज़ औक़ात ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो हैं वो डबल और ट्रिपल बनते हैं, और उसकी वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से भी इट एड्स ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो हैं ये एडिशन में आते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी, अब रीड करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका कंपैरिजन हम लेते हैं, ओरिजिन का देखते हैं तो ये प्लांट और एनिमल इसका ओरिजिन है, जबकि इनऑर्गेनिक जो है इनका ओरिजिन जो है वो मिनरल और रॉक है। और फिर हम देखते हैं कंपोजिशन में एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट आर द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड सल्फर है। और जबकि ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे एलिमेंट जो हैं वो तकरीबन बनाते हैं जी। और इस तरह कोवलेंट लिंकेज को जब हम देखते हैं तो उसके लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंटेन द कोवलेंट बॉन्ड, और इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये पोलर या नॉन पोलर कंपाउंड बनाते हैं। जबकि कोवलेंट लिंकेज जो है ये अगर हम इनऑर्गेनिक में देखें तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए जुड़े होते हैं जी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं तो सॉल्युबल जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मोस्टली आर नॉन पोलर एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, और ये कोवलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर जो है वो मोस्टली होते हैं और ये नॉन पोलर में ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक होते हैं और वो पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जो है वो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, उसमें डिसॉल्व ज्यादातर होते हैं जी। अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है या और डिसॉल्व फॉर्म में या मोल्टिंग फॉर्म में ये मॉलिक्यूल की हैसियत से रहते हैं और ये आयन में स्प्लिट अप नहीं होते और जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर है। अब हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाता है डिसॉल्यूशन के दौरान और या मोल्टन फॉर्म की सूरत में ये आयन जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं और उन आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजरती है और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर है। आपने तो यही कहना है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं जो इनऑर्गेनिक है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? लो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड जो है इनमें जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम करती है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होती है और जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक के हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं और उसके हाई होने की वजह जो है उनके आयंस में अलग होना होता है। आयन जब अलग होते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जी कोवलेंट फोर्स से। ना स्टेबिलिटी का एक बात याद रखें कि किसी भी कंपाउंड का स्टेबल रहना यानी ये ऐसा ना हो कि डीकंपोज होकर अपने कंपोनेंट में तब्दील हो जाए। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये लेस स्टेबल हैं बिकॉज दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है और जिसकी वजह से ये जल्द ही ये हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर पर ही ये डीकंपोज होकर अपने कंपोनेंट में तब्दील हो जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हाई टेम्परेचर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है और जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, मोर स्टेबल होते हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो कंबस्टिबिलिटी है। देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बन की वजह से, इनके अंदर कार्बन होने की वजह से ये ज्यादा कंबस्टिबल हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्बस्टिबल हैं और ये सिर्फ और सिर्फ
ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की वजह से, परसेंटेज, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ये टेंडेंसी एग्जिबिट होती है, ये फिनोमिनन जो है वो एग्जिबिट होता है। कैसे जी? आइसोमरिज्म का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, आइसोमरिज्म इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने की वजह से ये आइसोमरिज्म करते हैं। हम ये तस्वर करें कि इनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि इसमें आइसोमरिज्म होती है, लेकिन आइसोमरिज्म इज रेयर, ये नायाब है, यानी ये बिल्कुल नहीं होती। तकरीबन किसी में अगर हो भी तो ये मामूली है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म के ना होने का सबब। अब रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं जी। जब रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं तो ऑफन रिक्वायर द स्पेसिफिक कंडीशन, इनको जो रिएक्शन के लिए दरकार होती है, टेम्परेचर और प्रेशर और कैटालिस्ट इनको दरकार होते हैं। और रिएक्शन जो है ये स्लो रिएक्शन में, और ड्यू टू किस वजह से एक स्लो होता है, ये कोवलेंट लिंकेज की वजह से होता है जी। लेकिन ये आयनिक लिंकेज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनका आयंस की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन इनऑर्गेनिक का फास्ट होता है। तो लीजिए जी, ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली विद द इनऑर्गेनिक, जो कि आपकी बुक में दी गई हैं। और इनमें कोई भी आपको सवाल जो है कि वजह से पूछा जा सकता है, जहां पे ड्यू टू आया वजह से। आप देखिए कि आप देखेंगे जी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्लो क्यों होता है, तो आप सीधा सा जवाब दें ड्यू टू द कोवलेंट लिंकेज। तो ये इस तरह के जवाब जो हैं वो भी मौजूद हैं। बाकी आप देखिए MCQs में भी आ सकते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो चंद एक आपसे करेक्टरिस्टिक भी पूछी जा सकती हैं। नाउ अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। अब उनके सोर्सेज में अगर हम देखें तो एक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो प्लांट में लाइव प्लांट हैं और डेड प्लांट हैं। अब डेड प्लांट की तरफ भी आते हैं, ये बाद में हम देखते हैं फॉसल फ्यूल से। लेकिन एनिमल्स में प्रोटीन हासिल करते हैं आप एग से, मटन से, चिकन से, बीफ और फिश से आप प्रोटीन्स हासिल करते हैं। और इसी तरह एनिमल्स फैट्स हैं जिनमें मिल्क है, बटर है, चीज, और ये फैट हासिल करने का जरिया जो है ये एनिमल फैट्स आप हासिल करते हैं। नाउ द लाइव प्लांट, जो लाइव प्लांट है उनमें कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, जिसमें वीट, मेस, पोटैटो, बार्ले, राइस, इनसे आपने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की प्रोडक्शन जो है वो लेते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट भी हासिल करते हैं। और देन आप ये देखते हैं जी प्रोटीन भी प्लांट से मिलते हैं। तो प्रोटीन आपको पल्सिस से मिलते हैं, बीन से मिलते हैं, और इस तरह हम विटामिन भी हासिल करते हैं जो कि फ्रूट से मिलते हैं। एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना, ये मुख्तलिफ विटामिन जो हैं और भी फल जो हैं वो देते हैं जी। और इसी तरह ऑयल जो है ये सीड से हासिल होते हैं, ये प्लांट के सीड से, जैसे पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और सोयाबीन ऑयल है, और फिर पीनट, अब ये आप जानते हैं सनफ्लावर जो है ये भी, और पीनट जो है मूंगफली है, सोयाबीन है, ऑलिव ऑयल है, ये जैतून का तेल। तो इस तरह ये सारे ऑयल जो है ये आपके सामने है। ये तमाम के तमाम जो है ये प्लांट के बीजों से हासिल होते हैं, ये सीड से हासिल होते हैं। नाउ प्लांट, डेड प्लांट, तो डेड प्लांट से हासिल होने वाले कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, तो ये फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो फॉसल की डेफिनेशन जो है वो तो जरूरी है भाई, वो उस पर भी समझ लें थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं फॉसल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस, ये कन्वर्ट होते हैं टू द कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज मटीरियल्स आर मेन सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जी मेन सोर्स कौन से हैं जी? कोल गैस, पेट्रोलियम गैस,
और ये जो नेचुरल गैस है ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है और बहुत बड़ा सोर्स है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम हासिल करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हम हासिल करते हैं। तो ये है जी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जो कहा गया। अब हम सबसे पहले जो है वो कोल के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे। ये ब्लैकिश कलर में है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का है। तो अब इसकी फॉर्मेशन कैसे है जी? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड डीकम्पोज, और फिर उसके बाद डीकम्पोज हो जाते हैं। और इस तरह ये वुड कंटेन 40% कार्बन होती है और कन्वर्शन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब आप देखिए जी फॉर्मेशन में कार्बोनाइजेशन कैसे है। इट इज ए स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाएगा इसको। और ये स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये रिएक्शन होता है। अब इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और हवा जो है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर होता है, और अंडर द प्रेशर होता है, और हाई टेम्परेचर के अंदर, जो जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर भी होता है, हाई अंडर प्रेशर भी होता है, और इसी तरह ऑक्सीजन भी वहां मौजूद नहीं होती। और ये इट टेक्स लॉन्ग पीरियड, ये बहुत लंबा अर्सा। और साइंटिस्ट जो हैं इसको बयान करते हैं कि 500 मिलियन 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये तैयार होता है जी, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, कि किस हद तक कार्बोनाइजेशन हुई है। इसको 4 टाइप में तब्दील करते हैं, कोल को 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आइए देखिए जी, ये डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल, द टाइप्स ऑफ पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो ये तरतीब में लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी तरतीब देखिए, ये 60%, 70, 80 और 90% कार्बन इसमें मौजूद है। ये भी एक तरतीब में लिखी है, याद करना आसान है। और यहाँ पर एक और बात जो है आसानी के साथ आप यूज कर सकते हैं, इंफीरियर क्वालिटी होती है पीट की, और जबकि सॉफ्ट क्वालिटी दूसरे नंबर पर आ रही है। और ये बिटुमिनस की कॉमन वेराइटी है, ये कॉमन। और सुपीरियर वन जो है वो एंथ्रासाइट होती है, जिसमें 90% जो है वो कार्बन मौजूद है। तो आइए इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो पीट है इसको कहाँ पे इस्तेमाल, इसने कहा क्विलन में इस्तेमाल करते हैं। क्विलन क्या है जी, फर्नेसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्नेस जो होती हैं जाहिर है कि इनके अंदर ये बहुत बड़े मतलब उसके अंदर कोल को इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्नेसेस में, भट्टों में इस्तेमाल करते हैं जी। और उसके बाद इट इज अब दूसरे नंबर पर लिग्नाइट, ये उसने थर्मल पावर स्टेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ये इस्तेमाल भी आपने याद किया, यूज कहाँ होता है, हर एक का यूज जो है वो डिफरेंटली ये कहा गया। बिटुमिनस जो है ये कोल कॉमन वैरायटी का है, हाउस होल्ड कोल जो है जिसको कहते हैं, यानी घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंथ्रासाइट जो है इट इज ए सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल है ये, और इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में इनको इस्तेमाल करते हैं। और इनके इस्तेमालात भी आपने देख लिए, और इसी तरीके से आप इन पर गौर कर सकते हैं। और ये आपसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है, या किसी 1-2 नंबर के सवाल में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। यूसेज और उसकी परसेंटेज क्या। नाउ द नेक्स्ट, हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, पहले तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। और ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल है, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और हवा की यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। और हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट कौन सी मिलती हैं, तो इसमें कोल गैस मिलती है, अमोनिकल लिक्विड मिलता है, और कोल टार मिलता है, और फिर कोक रह जाता है लास्ट पे। हम ये देखते हैं कोल गैस जो है वो हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड पर मौजूद होता है, जबकि इस वक्त उसके अंदर अमोनिया भी मौजूद होता है। जब इस सारे मिक्सचर को हम पानी से गुजारते हैं तो अमोनिकल लिक्विड अलग हो जाता है,
और इस तरह सिर्फ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रह जाती है। ये तीनों गैसेस जो है ये बर्न करती है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बर्न करती है, मीथेन भी करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलती है, नीले शोले से जलती है जी, ब्लू फ्लेम के साथ ये जलती है। और ये तीनों ये जलने वाली बर्न इन द एयर फ्यूल गैसेस यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, और मेटलर्जिकल प्रोसेस में जाहिर है कि रिड्यूसिंग करने के लिए काम आती हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये काम करती है। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इनसाइड द फर्नेसेस क्रिएट करती हैं, और इस तरह ये इनसे और भी बहुत से फायदे जो हैं वो लिए जाते हैं। अब उसके बाद अमोनिकल लिक्विड है। ये लिक्विड जो है वो अमोनिया गैस इन वाटर है, और इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और इसे यूरिया वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द कोल टार, कोल टार की तरफ आते हैं। तो ये थिक ब्लैक लिक्विड है जी, ये लिक्विड की शक्ल में जो हमें हासिल होता है वो ये है, और इसके अंदर 200 से ज्यादा जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं, और मोस्टली दे आर एरोमेटिक, जिनमें बू होती है और वो मौजूद होते हैं, और यानी बेंजोइक जो होते हैं। बाय फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दीज कंपाउंड्स आर रिकवर्ड, और इनको फिर मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हम इनको रिकवर करते हैं, और इसमें जो रिकवरी आती है वो हमें बेंजीन मिलता है, फिनॉल मिलता है, टोलिन मिलता है, एनिलीन मिलता है। और ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात ये इनमें से भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब जो है वो कोल टार की करें तो क्या मिलता है जी हमें। और दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ ड्रग, और ये ड्रग्स बनाने के लिए डाइज और किस काम आते हैं ये जो केमिकल्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार से, तो उनमें डाइज, एक्सप्लोसिव, धमाका खेज मवाद बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए, प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जी, कोक एक रह गया है। कोक जो है ये सॉलिड है, 98% जो है वो कार्बन होती है। ये सॉलिड फॉर्म में हमें बाकी रेजिड्यू मिलता है, ये रेजिड्यू ऑफ कोल है जी। और when coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatiles कंपोनेंट, और तमाम वोलेटाइल कंपोनेंट को लॉस कर देता है, और लीव्स बिहाइंड द सॉलिड रेजिड्यू कॉल्ड द कोक। और कोक ये इसका इस्तेमाल इट इज यूज्ड द रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको काम किया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन, ये आखिरी चैप्टर में आप इसका रोल जो है वो पढ़ेंगे कि कोक कहाँ पे इस्तेमाल होता है मेटलर्जी के सेक्शंस में, और उसमें हम कैसे इस्तेमाल। तो आयरन में तो बहुत ज्यादा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, एज ए फ्यूल भी काम करता है। नाउ वी सेकेंडली पेट्रोलियम को लेते हैं। तो पेट्रोलियम को देखिए जी, ये है क्या चीज, पेट्रोलियम इज ए डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस गाढ़ा ये लिक्विड होता है, और जब ये जमीन से निकाला जाता है, जब इसको जमीन से हम निकालते हैं पेट्रोलियम को, और उस वक्त इसमें से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, और कोई चीज जो है वो इसे खुला भी छोड़ दें तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है जो आगे बयान की जाएगी। अब कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर मिक्स्ड और विद साल्ट, और साल्ट भी इसमें मौजूद होते हैं, और अर्थ पार्टिकल्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो देखिए जी, अब हम ये पेट्रोलियम जो है, आपने देखा कि ये डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश
ब्लैक कलर्ड में विस्कस लिक्विड है और कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड और गैसोस हाइड्रोकार्बन मौजूद है और इसके साथ साल्ट भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है और अर्थ पार्टिकल्स जो है वो भी मौजूद है। पेट्रोलियम इज ए मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है और इट कंटेन द हाइड्रोकार्बन, बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स जो है मौजूद हैं। इसके बारे में अवेयरनेस आप फुली तौर पर जो है इस बुक के अंदर जो है वो हासिल कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का रोल आगे जो है ये बेसिक माने जाते हैं जी हाइड्रो। और these compounds are separated the fractional distillation and each fraction is consist of the different organic compound और ये different organic compound जो हैं उन पर ये मुश्तमिल है जी। हम आते हैं जी, ये जानने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज द सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, और जो बॉइलिंग पॉइंट के इनके रेंजेस जो है बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस मुख्तलिफ होती हैं, हर एक को अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलहदा किया जाता है और ये एक तरीक़ेकार है और इसको आप आखिरी चैप्टर में थोड़ा सा अवेयरनेस जरूर हासिल करेंगे क्योंकि वैसे वहां पे पिक्चर भी बनी हुई है जी उसकी। दीज फ्रैक्शंस आर नॉट ए सिंगल कंपाउंड्स, और ये एक कंपाउंड नहीं होता, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो आइए अब हम ये तो जान लिया कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसकी पेट्रोलियम की जाती है। नाउ अब तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि नेचुरल गैस है। ये भी जमीन से हासिल होने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन और इन गैसोस फॉर्म में होता है। द मेन कंपोनेंट अबाउट 80% जो है इसमें मीथेन की मौजूद होती है। अलॉन्ग विद द अदर गैसेस ईथेन भी मौजूद होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन तक मौजूद होते हैं, लेकिन वो थोड़ी मिकदार में है। और इट्स ओरिजिन इज द सिमिलर टू दैट ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम, और कोल और पेट्रोलियम ही इनका ओरिजिन होता है, उन्हीं मुकाम से निकलती है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या है, नेचुरल गैस को हम कैसे यूज कर रहे हैं। और इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द हाउस एंड इंडस्ट्रीज एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये CNG जो है ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यूज अप टू मेक कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक को इसकी क्रैकिंग की जाती है, CH4 की क्रैकिंग की जाती है और क्रैकिंग करके कार्बन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर 1000 टेम्परेचर पर इसको जो है ये डीकम्पोज किया जाता है और क्रैक किया जाता है और जिससे कार्बन ब्लैक जो है वो हासिल की जाती है। और इसके अलावा ये CH4 जो है जो कि मीथेन गैस है, ये मीथेन नेचुरल गैस इसको फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्रोसेस जिसमें आप थोड़ा सा हिंट जो है वो यूरिया बनाने के लिए आखिरी चैप्टर के अंदर वहां भी पढ़ेंगे कि वहां मीथेन गैस जो है वो किस तरह उससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा की जाती है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अमोनिया मिलाने के बाद ये यूरिया बनता है। ये इस प्रोसेस पर भी आप नेक्स्ट जो आखिरी चैप्टर है आपका 10th क्लास का केमिस्ट्री का उसमें पढ़ेंगे। नाउ अब हम आते हैं रोल्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट का रोल जो है ये आपके सामने होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या चीजें जो प्लांट जो है वो हमें देता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, ऑयल्स और विटामिन जो है ये सिंथेसाइज करता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये बेसिकली जो है ये ग्लूकोज बनाता है। जब ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है और उसके बाद ये मुकम्मल तौर दूसरे आइटम जो जैसे सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है और इनमें तब्दील कर देता है। इसी तरह प्रोटीन आर फॉर्म्स इन द पल्सेस एंड बीन्स, और इनमें ये प्रोटीन्स जो हैं ये सिंथेसाइज होते हैं। और प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होते हैं। नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन ये बैक्टीरिया करते हैं और रूट के अंदर ये सरंजाम दिया जाता है और इस तरह नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के साथ प्रोटीन जो है वो भी सिंथेसाइज होते हैं।
नाउ ऑयल्स आर फाउंड इन द सीड्स, और ऑयल जो है वो भी सीड्स में मौजूद हैं, जैसे सनफ्लावर है और ये पाम ऑयल है, और इसी तरह ये कोकोनट है एंड ग्राउंड नट जो है ये भी आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक ये दिस वर्ड इज रॉन्ग, ये वर्ड गलत है और ये कोई और चीज है जी। यहाँ पे विटामिन्स आर फाउंड इन द एप्पल, सिट्रस फ्रूट इसने कहा है, लेकिन तमाम फ्रूट जो हैं उनके अंदर ये मौजूद है जी। आप बिसाइड दीज मेजर फूड आइटम्स प्लांट्स और फूड आइटम्स प्लांट्स जो हैं आल्सो गिव अस गम्स, रबर, मेडिसिन्स, और ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इन प्लांट से हासिल होती हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है जो प्लांट का, जो हमारे सामने मौजूद है, और हमारी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इसी से वाबस्ता हैं। अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनका रोल क्या है, क्या इन्होंने रेवोल्यूशन लगाई। ये 10 मिलियन से भी ज्यादा जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वक्त तक बनाए जा चुके हैं, लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज हो चुके हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं जो बनाए गए हैं, तो क्या रोल अदा कर रहे हैं जी। जस्ट आप पहले तो ये बात समझ लें, पहले एक थ्योरी आई थी वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स थ्योरी के तहत जो है इस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज होने के लिए जो वाइटल फोर्स की ज़रूरत है, जो मास्टीरियस फोर्स की ज़रूरत है, तो इसके बाद उन्होंने कहा जी ये लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ पर FM वूलर ने जब यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया तो एक रास्ता नजर आ गया कि इनको लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सकता है, तो ओपन द वे, और एक डिसिप्लिन जो है ऑन द फील्ड ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री जो है वो ओपन हो गया। और इस तरह अंटिल नाउ मोर देन 10 मिलियन सिंपल टू complex organic compounds have been prepared in the laboratories. They are present in the form of drugs. अब ये देखिए जी, यहाँ पे ड्रग, बहुत सी ड्रग बनाएगी, मेडिसिन बनाएगी, फ्लेवर्स बनाएगा, फ्रेग्रेंस बनाएगी, यानी खुशबुएं बनाई गई हैं, प्लास्टिक बनाए गए हैं, पेंट बनाए गए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी अभी सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप को भी बताया जाता है। रबर है, कॉस्मेटिक है, और ये टॉयलेटरीज एंड डिटर्जेंट हैं, और इंसेक्टिसाइड्स हैं, और पेस्टिसाइड्स, ये तमाम जो हैं ये इनको तैयार किया गया है जी, ये सिंथेसाइज किए गए हैं। तो ये हमारे लिए या हमारी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। नाउ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या इस्तेमाल हो सकता, ये इसका इस्तेमाल जो है हमारी डेली लाइफ में कैसे दाखिल हुआ है जी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं फूड, तो फूड जो है ये ऑर्गेनिक है, तमाम फूड जो है वो ऑर्गेनिक है। अब देखिए जी, ऑर्गेनिक में आप मिल्क, एग है, मीट है, वेजिटेबल, इस तरह, लेकिन दे आर कंटेन, ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, और ये तमाम जो ऑर्गेनिक स्टफ में शामिल हैं जी। तो इस लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यूजेस एज द क्लॉथिंग, क्लॉथ के कपड़े। अब ये देखिए जी, जो हमारा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नेचुरल फाइबर तो कॉटन है, एक कॉटन है, सिल्क है और वूल है। देखिए कॉटन जो है ये तो सेलुलोज है, जो कि कॉटन जो है हम प्लांट से हासिल कर रहे हैं। सिल्क जो है सिल्क वर्म से हासिल करते हैं, ये प्रोटीन होती है। वूल जो है ये हम शीप से हासिल करते हैं, और ये वूल जो है ये भी प्रोटीन की एक शक्ल है। और एंड द सिंथेटिक फाइबर, अब देखिए जी, नायलॉन, डेक्रॉन और एक्रेलिक है। नायलॉन सबसे पहले बनाया गया, और जब इसको सबसे पहले इस फाइबर को बनाया गया तो इसको 2 मुल्कों के नाम पर रखा गया है। ये NY न्यूयॉर्क है, और LON जो है ये लंदन से लिया गया है।
तो इस तरह दो मुल्कों के नाम से इसका, दो शहरों के नाम से इस फाइबर का नाम रखा गया नायलून। और फिर उसके बाद डेक्रॉन, डेक्रॉन पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर जो है इससे बहुत ज्यादा जो हमारे कपड़े के साथ जो है कॉटन के साथ मिक्सअप करके इसको क्लॉथ जो है वो बनाया जाता है। और इसी तरह एक्रेलिक, एक्रेलिक जो है ये असल में आर्टिफिशियल वूल है। नाउ ऑल दीस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये भी याद रखिए सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसी तरह हम हाउसेज की तरफ आते हैं तो वुड जो है ये सेलुलोज होता है, लिग्नन होता है, नेचुरल सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इट इज यूज फॉर द मेकिंग हाउस एंड फर्नीचर और ऑफ ऑल काइंड जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस एज द फ्यूल, और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल्स को देखिए, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर कॉल्ड द फॉसल फ्यूल्स, ये फॉसल फ्यूल के तौर पर। अब यहाँ पे हम यूजेस एज द मेडिसिन, मेडिसिन में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पहले तो नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट से लिए जाते थे, और अब ये इनको मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन, ड्रग और एंटीबायोटिक जो हैं, जो कि इनहिबिट करती हैं या किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज द इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं जिनकी वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, तो उनको आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरियों में तैयार होते हैं जी। यूजेस एज द रॉ मटेरियल, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रॉ मटेरियल के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी वैरायटीज ऑफ मटेरियल जो है वो उसको बनाते हैं। रबर है, पेपर है, इंक है, ड्रग्स हैं, डाइस हैं, पेंट है, वार्निशेस और पेस्टिसाइड्स, ये इनको आप पूरी तरह ज़हन में लाइए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो अगर आपका कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।